आज हम देखेंगे कि ये बीनी पहन के सेकुलर सलाम जैसे वाहियात जोक्स मारने वाला ध्रुव राठी के बारे में क्या बोलता है। एक सेकुलर प्रणाम। तो भाई आज मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि यार ट्विटर पे #GoodbyeNRI ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा डर लगा होगा कहीं मेरा झूठ तो नहीं पकड़ लिए लोग, क्योंकि ये खुद NRI है। ये खुद इंडिया के बाहर रहता है, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में रहता था। थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो ट्रेंड है ये एल्विश यादव नाम के एक यूट्यूबर ने क्रिएट किया है। पहले तो भाई मेरे जैसे छोटे मोटे चैनल थे जो दुग्गल साहब के ऊपर वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन आजकल भाई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, दिमाग तो दोनों का ही कम है। तो आज हम इस वीडियो को अपनी सुपर सेक्युलर आंखों के साथ देखेंगे और इससे ज्यादा तो लिबरल लोग भी सेकुलर वर्ड यूज नहीं करते होंगे जितना ये यूज करते। और ये कम्युनिस्ट का सिंबल क्या लगाया है? बाकी कंट्रीज वाले भी सेकुलर हैं, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज वगैरह भी, खास करके इंडिया वाला सेकुलरिज्म जो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन जैसे चलता है। आपको ये बताएंगे कि एल्विश ने अपने वीडियो में दुग्गल साहब के 5 काफी बड़े ट्रेंड्स को और हैबिट्स को बड़ी अच्छे से एक्सपोज किया। चलो तो अब देखते हैं ये बीनी बॉय कौन से 5 हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, कितना एक्सपोज हुआ है और कितना नहीं। पहला ट्रेंड जो एल्विश ने एक्सपोज किया है वो है दुग्गल साहब की बिल्कुल क्लियर हिपोक्रेसी। अब ये जो एग्जांपल देगा वो एल्विश यादव के वीडियो से है ही नहीं, वो इसके हिसाब से ध्रुव राठी का एक हिपोक्रेसी है। अगर इनको कभी कोई गलती से एंटी नेशनल या लेफ्टिस्ट या ऐसा कुछ बोल दे, ये एक्टिंग तो ऐसे करते हैं जैसे इनको किसी ने गोली मार दी। जब एंटी नेशनल होना एक क्राइम है जिसमें लोगों को सेडिशन का चार्ज लग जाता है, लोगों को जेल हो जाता है, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ही ना। अगर कोई रॉन्गली किसी को एंटी नेशनल वगैरह कोई बोल रहा है तो, खास करके अगर कोई प्रूफ ना हो या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन। और ध्रुव राठी को ऐसे कोई लेफ्टिस्ट बोलता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई ध्रुव राठी का फॉलोअर है तो कमेंट में बताओ यार। लेकिन दूसरी तरफ इनका खुद का बिहेवियर देखिए। सिमिलरली सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी IT सेल के द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया किसानों को बदनाम करने। ध्रुव राठी किसी इंसान को बिना प्रूफ के थोड़ी बोल रहा है कि वो गोदी मीडिया है। अगर मान लो बीजेपी के IT सेल वाले जो ऑफिशियली मेंबर है IT सेल के, वो फेक न्यूज़ बोलेंगे तो ये तो ध्रुव राठी का काम है ना, पॉइंट करना एज अ जर्नलिस्ट कि वो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये हिपोक्रेसी कहां से हो गया? सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। डिबेट अब अगर वो प्रूफ के साथ पॉइंट आउट कर रहा है कि कोई गोदी यूट्यूबर है या फिर बहुत ज़्यादा मोदी को सपोर्ट करने वाला यूट्यूबर है, तो उसमें वो हिपोक्रेसी कहाँ से होगी? क्या ध्रुव राठी ऐसा कभी कुछ बोला है कि अगर मान लो कि कोई इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, फेक न्यूज़ वगैरह फैला रहा है, झूठ बोल रहा है उसके बारे में, तो उसको आप कोई जैसे गोदी वगैरह वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? ऐसा कभी ध्रुव राठी बोला है? अगर बोला है तो फिर होगा हिपोक्रेसी। लेकिन ये तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया हिपोक्रेसी का। जो बहुत ज़्यादा हेविली मोदी को सपोर्ट करते हैं उनको गोदी यूट्यूबर्स बोलना किसी इंसान को मिसरिप्रेजेंट करके या झूठ बोल के विदाउट प्रूफ के एंटी नेशनल बोलने से बहुत ज़्यादा अलग है। आकाश बैनर्जी के साथ नहीं होगी बल्कि भक्त बैनर्जी के साथ होगी। यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाना जिसका नाम भक्त बनर्जी है वर्सेस एक इंसान को बिना प्रूफ के एंटी नेशनल बोलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हैबिट जो एल्विश ने इनकी एक्सपोज की है वो है डेटा का सिलेक्टिव इस्तेमाल करके नैरेटिव क्रिएट करना। जो उन्होंने हाल में ही एक लव जिहाद के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने प्यू रिसर्च फाउंडेशन के इंडिया के सर्वे को एक्सप्लेन किया था, वो इस तरह के सिलेक्टिव डेटा के इस्तेमाल का परफेक्ट एग्जांपल है। दुग्गल साहब ने बड़ी कन्वीनियंटली प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट में ये फाइंडिंग नहीं दिखाई जो फाइंडिंग कहती थी। अब जो उसके वीडियो का टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड रिसर्च दिखाएगा ना। अब वो पूरा रिसर्च बताने बैठेगा तो बहुत 1-2 घंटा लग जाएगा। अब ध्रुव राठी अपने जो वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड रिसर्च दिखाना, सिलेक्टिव डेटा का यूज कैसे हो गया? कुछ भी बोलता है यार ये आदमी। अब ये जो ध्रुव राठी के लव जिहाद वाले वीडियो का बात कर रहा था उसी का एक क्लिप दिखाता हूँ। बहुत ही डिटेल्ड सर्वे था और बड़ी ही दिलचस्प फाइंडिंग्स रही हैं इसकी, बड़े इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के मुद्दे पर फोकस करना चाहूंगा। किसी को ये बोलने से पहले कि वो सिलेक्टिव डेटा यूज करता है उसका वीडियो तो देख ले ढंग से, वो क्या बोल रहा है कि किस टॉपिक पे बात करेगा। इनकन्वीनियंट डेटा तो छुपा दिया लेकिन दिखाया क्या? वो दिखाया जो उसके टॉपिक से रिलेटेड बात था। इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म को मानते हैं। 98% लोगों ने इसका सेम जवाब दिया, यानी 98% लोगों का धर्म वही है जो बचपन में हुआ करता था, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया में बहुत रेयर चीज है। अच्छा जी, तो 30,000 इंडियंस ने ये कहा कि हम कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसका मतलब कि इंडिया में कन्वर्जन ही नहीं होती है।
सैम शर्मा इन वीडियोस में बस यही प्रूव करता है कि वो कितना ज़्यादा अनएजुकेटेड है। अगर आपको एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का ओपिनियन चाहिए तो आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा। अगर आप बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में एक सर्वे कंडक्ट करो, भले ही वो कम लोगों में हो, चाहे 30,000 में हो, लाख में हो, तो इसमें आपको 140 करोड़ पॉपुलेशन का एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है वो लोग क्या सोचते हैं। इसी की वजह से आप वहाँ भी देखते होगे कि कोई ओपिनियन पोल रहता है इलेक्शन के पहले, वो बता देता है कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट कैसे होने वाला है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को सर्वे करता है और इस चीज को सैम्पलिंग बोलते हैं। मतलब अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 5,000 लोग कमेंट कर दें कि दुग्गल साहब एक्चुअली में एक औरत हैं, तो क्या दुग्गल साहब रातों रात औरत बन जाएंगे? प्लीज आइए हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरा लिखिए कि दुग्गल साहब एक औरत हैं। पता करते हैं कि अचानक से रातों रात दुग्गल साहब औरत बनते हैं कि नहीं। एक यूट्यूबर के अपने स्पेसिफिक ऑडियंस से पूछना किसी और के जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा अलग है एक सर्वे का। अलग अलग स्टेट्स में जाना और उनसे उनके ज़िंदगी के बारे में पूछना, क्या वो झूठ बोल सकते हैं? हाँ, लेकिन वो झूठ बोलने का इंसेंटिव क्या है उनके पास? तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अपने ज़िंदगी के बारे में सच ही बोल रहे होंगे। तो उनके बातों को सच समझना वर्सेस एक ऑडियंस से पूछना कि दूसरे आदमी का जेंडर क्या है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा गधा क्यों है यार? इसके बीनी के अंदर कुछ पूरा खाली है क्या? ये हम जरा कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडीज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस हैं वो 1901 में 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन थी और 2011 में 17% तक बढ़ गई थी। हो सकता है कि किसी रीजन जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग ज़्यादा कन्वर्ट हुए हों वर्सेस नॉर्थ इंडिया में लोग कम कन्वर्ट हुए हों। तो जैसे प्यू रिसर्च बताया था कि 2% लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो वो 2% कहीं किसी रीजन में 10% होगा और किसी रीजन में 0%। इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो 5 करोड़ पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। वहाँ पे क्रिश्चियन के कन्वर्जन्स का नंबर से तुम इंडिया का डेटा कैसे बता सकते हो? ये बस नॉर्थ ईस्ट का डेटा बता रहा है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग का पॉपुलेशन बढ़ा था, ताकि लोगों को सही पिक्चर पता ना चले। जबकि पूरे इंडिया में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन लगभग 2.3% पे ही है 1951 से लेके 2011 तक। ऑफिशियली तो यही है। 140 करोड़ को छोड़ के 5 करोड़ के पॉपुलेशन से पूरा देश में क्या हो रहा है वो बताना कितना ज्यादा डिसइंजेन्युअस है। ये ध्रुव राठी को जिस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था, ये खुद वही करता है। ध्रुव राठी करे ना करे, सिलेक्टिव फैक्ट्स बस यही दिखाता है। हैबिट जो एल्विश ने इनकी एक्सपोज की है वो है डेटा का सिलेक्टिव इस्तेमाल करके नैरेटिव क्रिएट करना। अब डेटा का सिलेक्टिव इस्तेमाल कौन कर रहा है? सैम शर्मा जिस वीडियो में ध्रुव राठी को बोल रहा है कि वो डेटा का सिलेक्टिव यूज कर रहा है, उस वीडियो में खुद यही वो काम कर रहा है सैम शर्मा। पंजाब में भी 2016 में क्रिश्चियन लीडर इमानुल रहमत मसीह ने कहा था कि भाई 2011 का जो पॉपुलेशन का डेटा है वो तो पुराना है। एक्चुअली में पंजाब में जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है वो बढ़कर अराउंड 7 to 10% तक हो गई है, लेकिन इन सारे डेटा को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पूरे नेशन के डेटा को छोड़ के बस 2 स्टेट का डेटा बताए, वो भी जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है। एक नॉर्थ ईस्ट जिसका 5 करोड़, पंजाब जिसका कितना 3 करोड़ भी नहीं होगा। भाई इसमें भी देखिए कि डेटा का सिलेक्टिव इस्तेमाल किया गया। इसको क्या वर्ड समझ में नहीं आता है क्या सैम शर्मा को? खुद 2 स्टेट के क्रिश्चियन पॉपुलेशन दिखाने के बाद बोल रहा है कि पूरे देश में कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके जस्ट बाद दूसरों को बोल रहा है कि वो सिलेक्टिव फैक्ट्स दिखाते हैं, सिलेक्टिव डेटा दिखाते हैं। जबकि सेंसस के हिसाब से इंडिया में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन 2.3% ही है 1950 से लेके अभी तक। ये खुद जो काम कर रहा है उसके जस्ट 10 सेकंड बाद दूसरों को वही काम करने के लिए ब्लेम कर रहा है। गजब आदमी है यार ये। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस तरह के क्राइम्स को कवर ही नहीं करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जब मुस्लिम्स दलित्स को अटैक करते हैं उस तरह के क्राइम्स को बिल्कुल ही कवर नहीं करता है। जैसे ये ध्रुव राठी के बारे में वीडियो बना रहा है, तो मैं ध्रुव राठी का ही एग्जाम्पल दूंगा। जैसे डेली इंडिया में लगभग ऑन एन एवरेज 82 मर्डर होते हैं, तो ध्रुव राठी क्या हर दिन 82 वीडियोस निकालेगा ये मर्डर्स के बारे में? नहीं, ये काम नहीं है लोगों का कि हर मर्डर हर क्राइम दिखाते जाओ मीडिया का। मान लो कि जैसे ऑप इंडिया के हिसाब से मुस्लिम्स कहीं अटैक किए दलित को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कास्टिज़म की वजह से वो अटैक किए हों। हिंदू मुस्लिम वायलेंस वैसे भी इंडिया में लगे ही रहता है कभी कहीं कहीं। जनरली मान लो कोई कास्टिज़म की वजह से, जैसे कोई अनटचेबिलिटी की वजह से किसी को मार दिया, या फिर कोई सेम प्लेट में खाना खाने की वजह से किसी को मार दिया, जो क्लियर केस ऑफ कास्टिज़म है, नॉर्मली मीडिया उसको ज़्यादा कवर करती है ताकि कास्टिज़म जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर में 82
मर्डर का केसेस लोग कवर करना चालू कर दिया। एल्विश ने एक्सपोज की वो थी सूडो सेक्युलरिज्म का ख्याली पुलाव। मेरा एजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाती है, वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, ईरान को देखिए वहां पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज की कैसी हालत हो रखी है। ये हर रिलीजन में होता है, हर रिलीजन में अच्छे लोग होते हैं, हर रिलीजन में खराब होते हैं। इंडिया में भी तो बहुत हिंदू क्रिश्चियन राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, हिंदू सिख राइट्स भी हुए थे, और कास्ट वर्सेस कास्ट भी राइट्स हुए हैं, कास्ट राइट्स भी बहुत हुए हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिक तो इस्लाम नहीं है, राइट्स वगैरह रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम देना। बहुत कंट्रीज़ में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम है, चाहे वो इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री हो या फिर दूसरे रिलीजन का मेजॉरिटी कंट्री। और रही बात मुस्लिम के पॉपुलेशन एक लेवल से ऊपर इंक्रीज़ होने की, तो अल्बानिया जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे 60% मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे क्यों सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मार नहीं रहे वो लोग? वो क्यों ईरान जैसे थियोक्रेसी नहीं बन रहा है? वहाँ पे क्यों एक लिमिट तक इक्वालिटी ऑफ रिलीजन है? जैसे एक लिमिट तक इंडोनेशिया, टर्की, मलेशिया, कोसोवो, इन सब कंट्री में जहाँ पे कहीं कहीं इस्लाम का पॉपुलेशन 90% है, यहाँ क्यों ये कंट्री रिलेटिवली स्टेबल है? यहाँ क्यों माइनॉरिटीज़ को लोग मार नहीं रहे हैं? फिर से श्याम शर्मा चेरी पिक कर रहा है, बस सिलेक्टिव डेटा दिखा रहा है, जो ध्रुव राठी को बोल रहा था कि वो ऐसा करता है। और ईरान भी पहले लगभग सेकुलर ही था, मतलब 1950s के हिसाब से। उसके बाद वहाँ की जो लेफ्टिस्ट लगभग एक लिमिट तक सेकुलर जो गवर्नमेंट थी, उसको हटा के मोनार्की स्टैब्लिश कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़, यूके वगैरह। फिर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट हो गए, वो लोग रिवॉल्ट करके फिर थियोक्रेसी बना दिया, आया तो अल्लाह को ला दिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ का हाल ख़राब यूएस के इन्फ्लुएंस, यूएस के कूप्स वगैरह की वजह से हुआ है, मिडल ईस्ट वगैरह में। ये सब जो गवर्नमेंट का कूप होने से पहले रिलेटिवली पीस में ही रहते थे सारे रिलीजन के लोग बहुत कंट्रीज़ में। वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं और ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। मान लो कोई श्याम शर्मा जैसे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको एक्सपोज करते रहूँगा। और मैं डेली न्यूज़ भी कवर करता हूँ, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।